नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने का ऐलान करके धर्म की सियासत में बड़ा दांव चलाया और तय समय से पहले वादा निभाकर उन्होंने रूठे तीर्थ पुरोहितों को न सिर्फ मनाने का काम किया बल्कि कांग्रेस के हाथों से मुद्दा छीनकर एक तीर से दो निशाने साधे। और वहीं सत्ता की बागडोर हाथों में आने के दिन से ही धामी पर देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने का दबाव था और अधिनियम के विरोध में आंदोलित तीर्थ पुरोहित पंडा समाज उनके समक्ष पहुंचे थे और उनसे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी वादा किया था, लेकिन वादा पूरा करने से पहले उनकी सत्ता से विदाई हो गई और विधानसभा चुनाव तीर्थ पुरोहितों के लिए सरकार पर दबाव बनाने का बड़ा हथियार बना। और मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्यसभा सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की और समिति चार धामों के पंडा पुरोहित समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और समिति को अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट देने में 3 महीने लग गए। और इस बीच पंडा पुरोहित समाज के लोग और अधिक आक्रामक हो गए और उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से मसला उठाया और बलूनी ने उन्हें कानून वापस लेने के संकेत भी दिए। और केदारनाथ में पीएम मोदी के आगमन से पहले तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया और नाराज पुरोहितों को मनाने के लिए धामी ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को भेजा और अगले दिन मुख्यमंत्री 2 कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल को लेकर केदारनाथ पहुंचे और नाराज तीर्थ पुरोहितों से ये वादा करके लौटे कि सरकार 30 नवंबर तक देवस्थानम बोर्ड भंग करने का फैसला ले लेगी। और तब सरकार ने 29 और 30 नवंबर को विधानसभा सत्र बुलाया था, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने अपना आंदोलन जारी रखा और देहरादून तक पहुंचे और बीजेपी और संघ के स्तर पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया गया। और वहीं सूत्रों के मुताबिक हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए चुनाव से ठीक पहले पंडा पुरोहित और साधु संत समाज की नाराजगी चिंता की वजह मानी जा रही थी। और सियासी जानकारों के मुताबिक उत्तरकाशी चमोली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन का प्रभाव था और उधर पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुब्रमण्य स्वामी ने भी देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के विरोध में मोर्चा खोल दिया था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्म की सियासत से देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को साधने के लिए रणनीतिक तरीके से मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर अधिनियम को वापस लेने का मार्ग प्रशस्त किया और ऐसा करके उन्होंने कांग्रेस के हाथों में लगभग पहुंच गए देवस्थानम के बोर्ड मुद्दे को भी झटक लिया। और अब देखना होगा कि धामी का ये दाव विधानसभा चुनाव में कितना सटीक बैठता है। और वहीं देवस्थानम बोर्ड के विरोध में इस साल यात्रा काल में करीब 1 महीने तक तीर्थ पुरोहितों और हकदारियों ने आंदोलन किया और स्थिति ये रही कि तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ धाम के साथ ही अन्य मठ मंदिरों में पूजा पाठ छोड़कर सड़क पर आंदोलन करते दिखे। और बोर्ड के विरोध में कई बार तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ बद्रीनाथ में भी प्रदर्शन किया और इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुले थे और कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीमित संख्या में ही तीर्थ पुरोहितों को बद्रीनाथ धाम जाने की अनुमति दी गई और जुलाई महीने में धाम में तीर्थ पुरोहितों का जुटना शुरू हुआ और इसके बाद देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आवाज उठने लगी और बोर्ड को रद्द करने और चारधाम यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों और हकदारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और तीर्थ पुरोहितों का कहना था कि देवस्थानम बोर्ड सिर्फ थोपा हुआ प्रबंधन तंत्र है जो परंपराओं में खलल पैदा कर रहा है। और वहीं बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के पंकज जिमरे का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड की नाकामी के कारण इतिहास में पहली बार बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के समय में परिवर्तन किया गया था और इस साल पंचांग गणना के तहत 30 अप्रैल को धाम के कपाट खोलने की तिथि जो थी वो घोषित हुई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते बोर्ड की ओर से समय पर बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नमूदरी को दक्षिण भारत से उत्तराखंड लाने की पैरवी नहीं की गई और इससे लॉकडाउन के कारण कपाट खोलने की तिथि 15 मई निर्धारित की गई। और उन्होंने कहा कि सरकार के बजाय चार धामों का नियंत्रण ट्रस्ट के हाथों में दे देना चाहिए और इसका संचालन संत समाज, तीर्थ पुरोहित और हकदारियों के नियंत्रण में होना चाहिए।
और देवस्थानम बोर्ड के नियंत्रण में पहली बार बद्रीनाथ धाम की पूजाओं के समय में परिवर्तन किया गया। और जब बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया तो बोर्ड ने पूजा के समय को यथावत कर दिया था। और बद्रीनाथ धाम में यात्रा काल के दौरान प्रतिदिन सुबह 5 बजे से अभिषेक पूजा शुरू हो जाती है। और इस साल कोरोना संक्रमण के तहत जारी एसओपी में मंदिर को खोलने का समय सुबह 7 बजे निर्धारित किया गया था, जिसे देखते हुए देवस्थानम बोर्ड ने बद्रीनाथ धाम में पूजा के समय में परिवर्तन कर दिया था और तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया। तब जाकर बोर्ड ने धाम की पूजा का समय यथावत किया गया। और देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों, हक हकदारियों और पंडा समाज के बीच जो शंकाएं थी उन्हें मुख्यमंत्री ने दूर कर बोर्ड को भंग कर दिया। और यह निर्णय स्वागत योग्य भी है। और जनता के बीच इस विधेयक को लेकर संदेह पैदा हो गया था, जिसे सरकार ने भंग कर स्वागत योग्य निर्णय लिया है। अब वहीं उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अब असमंजस खत्म हो गया। अब विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि आगामी 9 और 10 दिसंबर को सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जाएगा। और शीतकालीन सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री बशिंदर भगत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ बातचीत करने के बाद ही ये फैसला लिया गया। और वहीं प्रेस वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि इस सत्र के दौरान आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत भी एक दिन अतिरिक्त चर्चा के लिए रखा जाए। हालांकि ये सब कार्य मंत्रणा की बैठक में तय होगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि अमृत महोत्सव को लेकर भी सदन में चर्चा हो। और पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने प्रदेश के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र कराने का निर्णय लिया था, जिसे बाद में बदल दिया। और उसी दिन इस बात के संकेत मिल गए थे कि सरकार गैरसैंण में सत्र कराने को लेकर दुविधा में है। कभी कांग्रेस के नेता रहे और फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होकर मंत्री बने साहिब सिंह सैनी ने एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया और मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की उपस्थिति में सैनी ने अपने दर्जनों साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और राज्य कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लालढांग विधानसभा क्षेत्र से 2002 में कांग्रेस प्रत्याशी रहे साहिब सिंह सैनी और उनके साथियों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है जो सभी धर्मों, वर्गों, संप्रदाय और जातियों का सम्मान करती है। और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि साहिब सिंह सैनी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। और साहिब सिंह सैनी के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में सतपाल सैनी, टीकाराम सैनी, सत्यपाल सैनी, प्रधान और क्रम सिंह सैनी, प्रशिक्षित सैनी, विजय सिंह सैनी, विपिन सैनी और वेदपाल सिंह, दीपक सैनी, सूबेदार विजेंद्र सिंह सैनी, नरेश सैनी, आशीष सैनी, कृष्णलाल सैनी, ब्रिजपाल सैनी, दीपक सैनी, प्रीतम सिंह, कदम सिंह सैनी, राज सिंह और राजेश सैनी, रफेल सिंह तालम सैनी और रत्नलाल सैनी जैसे सदस्य ग्रहण किए। और वहीं उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हरिद्वार में 6 सीटों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी। और पार्टी के पश्चिमी यूपी उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राय ने कहा कि ये सभी प्रभारी ही आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। और प्रेस क्लब में प्रभारी शमसुद्दीन राय ने लक्सर विधानसभा के लिए पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद, खानपुर के लिए चौधरी रविंद्र पनियाला, जबरेड़ा के लिए आदित्य ब्रिजपाल और हरिद्वार ग्रामीण के लिए दर्शन लाल शर्मा और पिरान कल्याण सीट के लिए सुरेंद्र सैनी को प्रभारी घोषित किया। और उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश अनुसार सभी प्रभारी अपनी अपनी विधानसभा सीटों में पूरी मेहनत से जनता के बीच काम करेंगे और चुनाव आचार संहिता आने के बाद इनके प्रत्याशी होने की घोषणा की जाएगी। और बीएसपी प्रभारी शमसुद्दीन का कहना है कि जनता का
बीजेपी से मोहभंग हो चुका है और जो पार्टी अपने ही मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं कर रही तो जनता कैसे भरोसा करेगी। और लिहाजा इस बार बीएसपी पूरे बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। और इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल और चौधरी राजेंद्र सिंह, मोहम्मद शहजाद और पूर्व अध्यक्ष मेघराज सिंह जैसे नेता मौजूद है। और बीएसपी का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रदेश में किसी भी अन्य संगठन से गठबंधन नहीं करेगी और इसके बजाय अपने दम पर सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और जल्द ही अन्य सीटों के लिए भी प्रभारियों या प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। डीजीपी अशोक कुमार के आदेश के बाद मंगलवार को पहले दिन पूरे प्रदेश में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के एंटीजन टेस्ट कराए गए और इनमें से विभिन्न स्थानों पर 18 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए। और डीजीपी ने सोमवार को सभी जिलों और रेजिमेंट को सभी पुलिसकर्मियों को एंटीजन टेस्ट कराने के आदेश दिए थे। और इसी क्रम में सोमवार को पुलिस मुख्यालय और एसडीआरएफ ने शुरुआत की थी और इन दोनों जगहों पर कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया था। और डीजीपी के आदेशों के बाद जिला पुलिस कप्तानों ने 2 दिन के इस अभियान को देर रात आदेश जारी किए थे और जिलों में मंगलवार के बाद बुधवार को भी टेस्ट कराए जाने। और पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पहले दिन 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों के एंटीजन टेस्ट कराए गए और इनमें से हरिद्वार समेत अन्य जिलों में 18 पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिले और विदेशों से आने वाले यात्रियों पर नजर भी रखी जाएगी। और अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में होने का संक्रमण दोबारा बढ़े और न कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला सर्विलांस अधिकारी की 3 सदस्यीय टीम गठित की है जो विदेश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराने के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों पर पैनी नजर रखेगी। और इतना ही नहीं, टीम में शामिल अधिकारी जोली ग्रांट एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के साथ ही चेक पोस्टों पर औचक निरीक्षण कर ये सुनिश्चित कराएंगे कि दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है या नहीं। और साथ ही अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम जिले की सीमाओं पर स्थित तमाम चेक पोस्ट पर बनाए गए कोविड जांच केंद्रों में जांच करने से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच भी करेगी। और वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि अपर जिलाधिकारी की अगुवाई में गठित अधिकारियों की टीम दून अस्पताल, कोरोनानेशन और गांधी शताब्दी जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों के अलावा जिले के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे और जानकारी भी जुटाएंगे कि अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज ठीक से किया जा रहा है या नहीं और अस्पतालों में कितने मरीजों की इलाज की व्यवस्था है। और वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम का मिजाज 1 दिसंबर को राज्य में बर्फबारी और बरसात की संभावना जताई है और 1 दिसंबर को राज्य के 5 जिलों में भारी बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है। और जानकारी मिल रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी और बरसात भी हो सकती है। और 2 दिसंबर को भी 3 जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात और बर्फबारी हो सकती है और अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई गई है। और वहीं आपको बताते हैं कि मौसम विभाग ने किन जिलों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। 1 दिसंबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी और अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। और वहीं 2 दिसंबर को पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है और अन्य जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है और इसका असर मैदानी जिलों पर भी पड़ेगा और वहां भी तापमान में गिरावट महसूस होगी। और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 4 दिसंबर के बाद मौसम शुष्क रहेगा और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार इस बारिश के बाद लोगों को सूखी ठंड से राहत मिलेगी। और वहीं आपको बता दें कि नवंबर में राज्य में सामान्य से 86% कम बारिश हुई है जिस वजह से राज्य में सूखी ठंड का प्रकोप जारी है। अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी,
हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में इस दौरान बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से सूखी ठंड पड़ रही है। और ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में होने वाली बरसात से लोगों को सूखी ठंड से राहत मिलेगी। और वहीं विक्रम सिंह के अनुसार मौसम में हो रहे बदलाव के लिए पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार माना जा रहा है और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है। और वहीं उत्तराखंड में पिटगुल के एमडी और उरेडा के निदेशक के रूप में काम कर रहे आईएएस दीपक रावत को कुमाऊं का नया कमिश्नर बनाया गया और इस बारे में आदेश जारी हो गए। और पूर्व में बागेश्वर के जिलाधिकारी और नैनीताल जिले के जिलाधिकारी की कमान संभाल चुके आईएएस दीपक रावत तेज तर्रार अधिकारियों में गिने जाते और इस बार उन्हें कुमाऊं कमिश्नर का दायित्व दिया गया है।